चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी है। इसका 4th चैप्टर है वायु यानी एयर। एक्चुअली क्या है? तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक घनी वायु की चादर है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर है। यह सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है और सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव से हमें बचाती है। यदि यह चादर ना होती तो पता है क्या होता? तो हम सूर्य की किरणों से जल जाते दिन में, और रात में बर्फ इतनी ठंड होती है कि बर्फ की तरह जम सकते हैं। तो यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाए रखा है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। जैसे हम अभी एक आगे बढ़ते हैं, एक पिक्चर बना लेते हैं इधर, उससे ज्यादा बेहतर समझ आएगा। कि जैसे पृथ्वी है और हमने देखा इसके बाहर जो चादर है, तो यहाँ सूर्य है। सूर्य की किरणें जब आती हैं तो इन गैसों, ये गैसों का आवरण है ना, वायुमंडल जिसे हम कह रहे हैं। तो किरणें सूर्य से जब आती हैं तो यहाँ इस चादर के अंदर प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती हैं, ठीक है। बाहर नहीं निकल पाती हैं तो इससे क्या होता है? जैसे हम खुद कंबल ओढ़ के सोते हैं, रजाई ओढ़ के सोते हैं, तो क्या होता है? हमारी बॉडी से जो गर्मी निकलती है वही तो हमें गर्म रखती है। तो मतलब कंबल या रजाई जो भी है वो हमारी गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता है, रजाई से बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे हम रात में चैन से सो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से पृथ्वी पर तापमान इतना रहता है जिससे हमें जीवित रहने के लिए जो पर्याप्त है, ठीक है। तो यही कारण है ये वायु की चादर भी हमारे लिए एक तरह से कंबल बना हुआ है, जो हमें जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है, ठीक है, जिसमें हम जीवित रह सकते हैं। और इसमें जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करती है? उसी के कारण ये होता है एक्चुअली। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सूर्य की किरणों को अवशोषित तो कर लेती है, लेकिन बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल? जो कारखाने हैं और कार से निकलने वाला जो धुआं है ना, उसकी वजह से ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा सघन हो जाती है, यानी ज्यादा घनी हो जाती है। पहले क्या होता था? जैसे यहाँ से 2-4 किरणें आई तो 1-2 किरण बाहर निकल जाती थी, ठीक है। लेकिन अभी इतनी घनी हो गई है कि जितनी भी किरणें आ रही है ना, वो सारी अंदर रह रही है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रही, एकदम सारी ही ब्लॉक हो जाती हैं। तो इससे क्या है? बहुत ज्यादा गर्म हो रही है पृथ्वी। पहले जितनी जरूरत होती थी उतनी ही गर्म होती थी, लेकिन अब क्या है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के नाम से आजकल जानते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसका एक कारण ये है कि जैसी प्रकृति पहले थी अब वैसी नहीं रही है। हमने उसमें बदलाव कर दिया है अपने कंफर्ट के लिए, कारखाने खोल के, कार बना के। तो इसलिए प्रकृति से हम जब उतना ही लेते हैं जितनी हमें जरूरत है तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब ज्यादा लेने लगते हैं तो प्रकृति भी फिर हमारे साथ उतना अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाती है। फिर ये वायुमंडल का जो संगठन है, इसमें कितनी गैसें हैं, कौन सी मात्रा में? तो इसमें जो 2 गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सब मतलब बहुत कम है, और अन्य गैसें भी मिलाकर आर्गन 0.93% है। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो नंबर 1 पर है, यानी कि सबसे ज्यादा है, और ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे। 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है। अब होता क्या है? इससे जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उससे क्या होता है? भूतापन बढ़ जाता है, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? समुद्र का जो लेवल है, नदियां बह के आएंगी और समुद्र में जाके मिलती हैं तो समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा पानी का। तो समुद्र के तट पर जो लोग रहते हैं फिर वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहां जल स्तर बढ़ जाएगा। तो समस्या तो होगी ही, और हो रही है। अब यह बताया गया है कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। अब यह एक और चीज है
ये जो बॉक्स है क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि वायु, जो गर्म वायु होती है वो कैसी होती है। तो जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है और हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है। तो इसलिए आपने देखा हो, ज्यादातर हम लोग जो हीटर वगैरह लगाते हैं, चाहे रूम हीटर हो चाहे कोई भी हीटर हो, तो उसको नीचे ही रखते हैं क्योंकि उसकी गैस ऊपर की तरफ जाती है ना गर्मी। और एसी वगैरह आपने देखा होगा तो एसी हमेशा हम ऊपर लगाने की कोशिश करते, ऊपर ही लगाते हैं क्योंकि जो ठंडी वायु है वो नीचे की तरफ आती है। तो इसलिए हम यदि एसी हीटर को याद रखें तो हमें फिर याद रखने की जरूरत नहीं, हम ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जैसे दिमाग में क्लिक होगा कि एसी मतलब ठंडी हवा, तो वो ठंडी हवा कैसी होती है, भारी होती है और नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है इसकी। और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती है, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, और यही वायु चक्र चलता रहता है। फिर है कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सी थी, 78% जो थी वो थी नाइट्रोजन, और सेकंड नंबर पर जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मनुष्य तथा पशु सांस लेने में सभी लोग ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं ना। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। लेकिन यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है क्योंकि फिर ऑक्सीजन बनना कम हो जाता है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर, मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं और पेड़ पौधे काट रहे हैं जो कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो संतुलन गड़बड़ाना ही है और यही हो रहा है। इसलिए संतुलन गड़बड़ा रहा है और फिर इसीलिए कहते हैं सब कि पेड़ पौधे लगाओ। और यही कारण है कि जब संतुलन नहीं रहने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, और आज ये विश्व में बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर क्या टॉपिक कह सकते हैं वो है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल क्या है, वही हमने अपने पृथ्वी के बाहर जो वायु का आवरण है उसी को वायुमंडल कहते हैं। लेकिन इस वायुमंडल में सिर्फ एक गैस तो है नहीं और ना ही एक लेयर है, कई सारी लेयर हैं। तो ये जो लेयर हैं उनमें हम देखें तो सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक वाली जो लेयर है ना उसको कहते हैं क्षोभमंडल, जो कि कितनी है, देखिए पिक्चर से आप समझ पा रहे हो। ये जो लेयर है क्षोभमंडल, सबसे पहली लेयर है क्षोभमंडल, यहाँ तक है, ये 10 किलोमीटर तक है। और जो हमारे माउंट एवरेस्ट वगैरह सबसे ऊंचे पहाड़ है वो इस लेयर के नीचे ही रह जाते हैं, मतलब इस लेयर के अंदर ही रह जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरी लेयर है समताप मंडल। ये जो सेकंड लेयर है ये समताप मंडल है और इसकी सीमा है, ये करीब पृथ्वी से लेकर 50 किलोमीटर तक मान सकते हैं, 45-50 किलोमीटर तक है। ये ऊंचाई किलोमीटर में है, किलोमीटर तक है। और ये लेयर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पहली बात तो ये कि इसमें बादल वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, बादल वगैरह ना होने से क्या होता है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये बेहतर मानी जाती है। तो जो भी हवाई जहाज वगैरह है, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, वो सब ना इसी में उड़ाए जाते हैं। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो ओजोन लेयर है वो पाई जाती है, किसमें, समताप मंडल लेयर में। और ओजोन हमें क्या करती है, आप सभी को पता है, ओजोन लेयर ही रोकती है पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों के आने से, जो कि स्किन कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए मानी जाती है। इसलिए ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो इसलिए ये लेयर काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पर है मध्यमंडल। थर्ड नंबर पर कौन सी है, मध्यमंडल, यहाँ तक है, ये थर्ड नंबर की मध्यमंडल। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट वगैरह है, वहाँ पृथ्वी की तरफ कोई भी एस्टेरॉयड मेटेरॉयड्स आते हैं तो इस लेयर में आने के बाद वो क्या है, जल जाते हैं
अगर वो नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी पे आके गिरते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे महाराष्ट्र में एक लोनार लेक है, कहते हैं कि एक एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड गिरा था जिसकी वजह से ये झील बनी है। काफी बड़ी झील है, काफी फेमस है। तो इस लेयर में पहुंचते ही क्या होता है, जल जाते हैं सारी। लेकिन कभी कभी नहीं जल पाते हैं और पृथ्वी पर आ जाते हैं तो उससे जान माल की बहुत ज्यादा हानि भी होती है। लेकिन ये लेयर बहुत कम ऐसा होता है कि ना जले। इस लेयर में आके सारे जल ही जाते हैं, उनमें आग लग जाती है क्योंकि कितनी स्पीड में आते हैं। और फिर इस लेयर में गैस पाई जाती है ऑक्सीजन, जो कि आग के लिए जरूरी होती है, तो इसलिए ये जल जाती है। फिर आपकी 4th नंबर की जो लेयर है उसे कहते हैं बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल। और फिर उसके बाद जो लास्ट है बहिर्मंडल। ये है 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ये थी 80 to 85 कह सकते हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। वैसे लिखा तो यही है। सबसे नीचे वाली है क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर बता रहे हैं। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे थी समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो वही बात जो मैं बता चुकी हूँ वही इसमें लिखी है, कुछ खास नहीं है। और इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो वही लिखा हुआ है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी आपका बुक में जो लिखा है वो रीडिंग करने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में यही लिखा है। ठीक है, फिर है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड, वही हम बता रहे हैं, इसमें आने पे जल जाते हैं। ठीक है, फिर है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैली है और रेडियो संचार के लिए यह परत क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उपयोगी होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी पर जो रेडियो प्रसारण वगैरह होते हैं, ये लेयर है लास्ट वाली, सबसे बाहर वाली लेयर है। तो पृथ्वी से ये किरणें गई, ठीक है, तो यहाँ से टकरा के वापस आती हैं, इसी लेयर से टकरा के वापस आती हैं, तो इसलिए ये उपयोगी है। फिर लास्ट है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की सबसे ऊपरी परत को, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जो परतें हैं वायुमंडल में गैसों की वो क्लियर हो गई होंगी। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मौसम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मौसम क्या होता है जानते सभी हैं, लेकिन बुक की डेफिनेशन बुक में किस तरह से लिखी है, बुक में भी एनसीईआरटी बुक काफी मतलब आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके ही लिखी जाती है, साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। तो इनमें कुछ ऐसा लैंग्वेज रहती नहीं है डिफिकल्ट की समझ में ना आए। हमारी बोलचाल की भाषा जो होती है वही इनमें प्रयोग की जाती है। तो इनकी लैंग्वेज भी काफी इजी होती है। ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ के कुछ अलग मिल जाएगा, तो वही रहता है, सेम ही रहता है। जैसे क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है, समझना थोड़ा, लिसन टू केयरफुली, और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। ठीक है, तो नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आज एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु भी बताता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? ठीक है, ये बॉक्स है,
यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2 अरब भाग का केवल 1 भाग यानी 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है, और फिर भी इतनी गर्मी है। ठीक है, तो ये मौसम आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है तापमान। तापमान सभी जानते हैं। तो तापमान का क्या होता है? जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। फिर है आतपन। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, अंदर ही बनाए रखती है, आतपन कहलाती है। तो अभी मैंने समझाया था ना, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है और सूर्य की किरणें आ रही हैं, और जो किरणें इसके अंदर आ गई बाहर नहीं जा पा रही। कुछ किरणें क्या है बाहर चली जाती, जैसे बहुत सारी किरणें आई, एक दो बाहर भी निकल गई। लेकिन जो किरणें बाहर रहती हैं, जो ऊर्जा बाहर रहती है, तापमान अंदर ही रहता है, वही आतपन कहलाता है। ठीक है, जो अंदर रहता है उसी को आतपन कहते हैं। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। और एक और बात कि जो पृथ्वी है हमारी, इसको हम यदि भूमध्य रेखा सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये भूमध्य रेखा है और ये इसके ध्रुव हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये ऊर्जा जो है, यहाँ सूर्य की किरणें क्या है, यहाँ सबसे ज्यादा होती हैं सेंटर में, भूमध्य रेखा में। लेकिन जो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, यहाँ क्या है, इनकी जो ऊर्जा है वो घटती है, तापमान टेम्परेचर कम रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो ध्रुव है, एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, साउथ में है, और नॉर्थ में भी ठंडा ही है। तो ध्रुवों की तरफ ठंड ही रहती है। क्या होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य जो है पृथ्वी पर सेंटर में ही ज्यादा सूर्य की रोशनी आती है, इसलिए सेंटर वाले पार्ट को हम उष्णकटिबंधीय भी कहते हैं। और जो उसके बाद है, सेंटर के बाद है, उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। और जो पोलर है यानी ध्रुवों के पास है, उसे शीत कटिबंध कहते हैं या फ्रिजिड जोन। तो ये आतपन हुआ। अब एक फैक्ट है, फैक्ट नहीं, तापमान मापने की जो मानक इकाई है उसे डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस में तापमान मापा जाता है ना। तो इसका आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है, जमता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है। जब पानी आप गर्म होने रखते हो और वो उबलने लगे, उसमें क्या कहते हैं, उबलने लगे, बॉयल होने लगता है, तो वो समझ लेना अभी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया है। और जब आप फ्रिज में जमाते हो, बर्फ जम जाती है, तो वो होती है 0 डिग्री। ठीक है, तो ये तो पता है, सभी को जानते होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तो नगरों का तापमान बढ़ने का एक कारण ये भी है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायुदाब। अब वायुदाब क्या होता है? तो वायुदाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। इसके साथ में अगर आप अदर सब्जेक्ट की बुक्स भी पढ़ते हैं, साइंस और मैथ, तो आपको पता होगा साइंस में एक चैप्टर है, उसमें वायुदाब आपके ऊपर से भी लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है, चारों तरफ से वायुदाब लग रहा है। तो क्या है ये, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। वही मैं बता रही हूँ, ऊपर से भी, नीचे से भी, चारों तरफ से लगता है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। और वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से क्या होता है, गिरने लगता है। जब हम वायुमंडल के ऊपर जाते हैं तो ये दाब गिरने लगता है,
और समुद्र स्तर पर वायु दाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है, और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण यह स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो यहाँ बॉक्स में दे रखा है कि क्या आप जानते हैं चांद पर वायु नहीं है, अतः वहां वायु दाब भी नहीं है। जब वायु ही नहीं होगा तो वायु दाब कैसे हो सकता है। तो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। क्यों पहनते हैं स्पेस सूट? यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त श्रेणाएं जो है वो फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, आर्टिफिशियल वायु दाब लगाना होता है। ठीक है। अब आ जाए पवन। पवन क्या है? पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन को काम करते देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जब सड़क पर गिरी हुई पत्तियां हैं वो उड़ती हैं अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं, तो हमें पता चलता है कि ये पवन धीरे बह रही है या जोर से बह रही है। ठीक है। और किस दिशा में बह रही है। इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है जब ये बहुत तेज होती है। तो आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। हवा चल रही तो आप छाता आपका उल्टा होकर टूट सकता है, इसलिए ये सब लिख रहे हैं। और कितना मुश्किल होता है। अब पवनें कितने प्रकार की होती हैं? सबसे नंबर 1 है स्थायी पवनें। स्थायी पवनों को व्यापारिक या फिर पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये पश्चिमी पवनें या पछुआ पवनें ये इसी दिशा में चलती हैं। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, और यहाँ ये दोनों ध्रुवों पर बराबर चलती है। जैसे इतना यदि हम ये माने, ये भूमध्य रेखा हो गई और इसकी ये दूसरी जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, यहाँ तक का जो टेम्परेचर होता है उसको उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। और कर्क रेखा से लेकर ये अधोध्रुवी तक क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो ये जो पछुआ पवनें हैं वो शीतोष्ण कटिबंध में चलती हैं। ठीक है। फिर ये ध्रुवों पर यहाँ उच्च दाब और निम्न दाब, तो ये यहाँ बर्फ जमी रहती है जहाँ उच्च दाब है। दाब का भी अंतर रहता है क्योंकि यहाँ अभी आपने ऊपर देखा था कि दाब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कम होता है, लेकिन पृथ्वी पर ये जो ध्रुव हैं वहां पर दाब सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद है तो ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही हैं। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो इसलिए पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं तो इनको क्या कहेंगे, पश्चिमी पवन या फिर स्थायी पवनें, क्योंकि ये वर्ष भर चलती हैं। फिर दूसरी आती है मौसमी पवनें। अब मौसमी पवनें कौन सी हैं? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ठीक है। जैसे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, तो हर मौसम में क्या है, अपनी दिशा बदलती रहती हैं। बरसात के मौसम में जो मानसूनी पवनें आती हैं, आपने देखा होगा इंडिया में जो पवनें आती हैं कहाँ से, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, समुद्र से जमीन की ओर जो जाती हैं वो मानसूनी पवनें हैं। और जब ये पवनें वापस आती और फिर ये जब ये पवनें जाती हैं कहाँ, पूर्व की ओर,
तो पहाड़ी की तरफ बारिश होती है। लेकिन जब ये पवन मानसून वापस लौटता है तो आपके साउथ स्टेट में बारिश होती है, कर्नाटक, केरल वगैरह में जब ये वापस आती हैं तब। ठीक है। फिर तीसरी है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? तो स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? इसे लू कहते हैं। ठीक है। और पवनों के कारण क्या होता है? पवनों के कारण चक्रवात आते हैं। चक्रवात आपको याद होगा, उड़ीसा में आया था 17-18 अक्टूबर को 1999 को। और उड़ीसा के ये उड़ीसा इंडिया में आपको पता है इधर है, ये इंडिया है मान लो, मैप तो नहीं बनाने की जगह कम है इसलिए इधर उड़ीसा है। ठीक है। और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा यहाँ बना ही रहता है। ठीक है। तो किसने 17 और 18 अक्टूबर को आया पहले तो, जिससे 5 जिलों में आया। फिर 29 अक्टूबर को आया एक अन्य महाचक्रवात। ये चक्रवात था। 29 अक्टूबर को एक महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा जलीय स्रोतकर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही, यानी 2-3 दिन तक। तीव्र वेग वाली इन पवनों ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को तो बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से टूट गईं। और चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती रही। उसके बाद फिर इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई और चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं। फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल भी नष्ट हो गई। तो जान और माल सबकी कितनी ज्यादा हानि होती है, इनसे आप देख पा रहे हैं। फिर देखिए 17, 18, 29 और फिर 25, 29 को पहले वहां हो गया। फिर पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की भी मौत हुई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। जरी पोतकर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान एवं बांस के बागानों वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप के कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जो जंगल थे वो भी लुप्त हो गए। तो ये कितना सारा नुकसान हुआ इससे, इस तरह की पवनों से। अब है आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है और यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। आर्द्र यानी ह्यूमिडिटी से भरा हुआ। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है। यह हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें तो क्या होता है? तो बर्फ के रूप में नीचे आ जाती हैं, यानी बारिश होने लगती है। आकाश में उड़ते हुए जेट आपने देखा होगा, उनके पीछे जब भी कोई जहाज वगैरह जेट वगैरह उड़ते हैं तो पीछे ऐसे धुआं सा छोड़ते हुए जाते हैं। तो ये क्या है? वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, ऐसे सीधा सुर से बन जाता है और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है।
यानी पृथ्वी पर जो भी जल है वो वर्षा से ही प्राप्त होता है, पीने वाला जो सही जल है, नहीं तो समुद्र में भरा हुआ तो कोई मतलब का ही नहीं है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पासों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा अनावृत पहाड़ों से नीचे बहती है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनती है। इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे आप तो उतना सही रहेगा, प्रकृति में संतुलन रहेगा। तो जियोग्राफी क्या सिखाती है हमें? नेचर के साथ संतुलित होके चलना है तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। अब है पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें धरातलों को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। अब यहाँ हमने क्या देखा कि जो वर्षा होती है वो 3 तरह की होती है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कौन सी वर्षा है। ये चक्रवाती वर्षा है। चक्रवाती वर्षा कैसे होती है? चक्रवाती वर्षा जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु नीचे मिलती है तब जो वर्षा होती है उसको कहते हैं चक्रवाती वर्षा। लेकिन आर्द्र वायु जैसे गर्मी के कारण बाष्प बनती है, ऊपर उठती है, ये स्लोपिंग रूप देख पा रहे हैं, ये ज्यादातर मैदानों में होती है और ये पहाड़ी वगैरह में होती है, तो इसलिए इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं क्योंकि ये पर्वत वगैरह के आसपास होती है। ठीक है। और फिर चक्रवाती, पर्वतीय और फिर संवहनी। संवहनी वर्षा कब होती है? समुद्र के ऊपर से जब गर्म पानी बाष्प बनकर उड़ता है उसके बाद जो वर्षा होती है वो होती है संवहनी वर्षा। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। तो क्या आप जानते हैं वर्षण के रूप में हिम यानी कि बर्फ और सहिम यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, ओले तो सभी जानते ही हैं, और इसको वही हिम कह रहे हैं बर्फ को, और सहिम पानी के साथ जो वर्षा होती है, और ओला अलग से पत्थर। तो ये हो गई 3 तरह की वर्षा हो गई। हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब यहाँ हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो एक चादर है, घनी चादर है, जो जिसके अंदर जो गैसें हैं वो हमें जीने योग्य क्या कह सकते हैं, अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। यानी गर्मी जितनी जरूरत है उतनी गर्मी सर्दी देती हैं, और हवा ऑक्सीजन जो जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वही प्रदान करती हैं। तो वायु का ये मंडल जो चारों तरफ है उसी को वायुमंडल कहते हैं। फिर है कि वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है? तो हमने देखा था ऊपर कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो थी वो थी नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे थी ऑक्सीजन, और बाकी अन्य गैसें थी, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी थी, ऑर्गन थे और अन्य गैसें थी। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? यानी कि ये जो गैस है हरित गृह प्रभाव, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होने लगी है बहुत ज्यादा हो जाने से, क्योंकि इसमें कार का धुआं और कारखानों का धुआं मिलने लगा है, नहीं तो सब संतुलन में था। फिर है मौसम किसे कहते हैं? तो हमने देखा ऊपर कि मौसम क्या क्या होता है, आज वर्षा होगी कि तेज धूप रहेगी, ये सब ऊपर हमने डिटेल में पढ़ा भी समझा भी कि हमारा शरीर और मस्तिष्क के बीच में ना जो छेड़खानी करते हैं बटन, वही मौसम है। फिर है वर्षा के 3 प्रकार, वो तो अभी रिसेंटली ही पढ़े हैं, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और संवहनी वर्षा। फिर है वायुदाब क्या है? तो वायुदाब हमारे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा वायुदाब है जो कि हमें चारों तरफ से लग रहा है, पता ही नहीं चलता है, जिसके कारण हम टिके हुए हैं, चलते फिरते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी दाब है और बाहर से जो लग रहा है वायुदाब, इसलिए सब क्या है बैलेंस में रहता है। लेकिन चंद्रमा पर दाब नहीं है, वायु ही नहीं है तो वायुदाब भी नहीं है, इसलिए वहां हमें फिर अलग से आर्टिफिशियल वायुदाब का से भरा हुआ स्पेशल हवा से भरा हुआ सूट पहनना पड़ता है, नहीं तो वहां क्या होगा, हमारी रक्त शिराएं जो हैं वो फट जाएंगी। तो यहाँ के ये क्वेश्चन थे वो समझ में आ गए होंगे। और आजकल क्या है मल्टीपल चॉइस भी होने लगे हैं, तो आपको समझ आने चाहिए, बस आपको समझ आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को वो किसी भी तरह से घुमा फिरा के दे दें, आप उसका आंसर कर पाओगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे। और मुझे लगता है एनसीईआरटी बुक क्या है, हमारे कंसेप्ट क्लियर करती है, और कंसेप्ट ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो जमाना तो गया कि रट लो और लिख दो। अब नेक्स्ट है ये टिक करना है
निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ये जो सेकंड लेयर थी, समताप मंडल था, वायुमंडल की सेकंड लेयर थी, उसमें पाई जाती है ओजोन गैस, जो कि हमें सूर्य की किरणों से बचाती है। ये सारी चीजें हमें वैसे भी डेली लाइफ में पता रहती हैं, कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत तो ये है मध्यमंडल, क्योंकि इसमें आने के बाद क्या होता है, जो एस्टेरॉयड मेटेरियल्स हैं वो जल जाते हैं। अगर वो ना जलें तो क्या होगा पृथ्वी पर, क्योंकि आते तो रहते ही हैं, स्पेस से आते रहते हैं, तो पृथ्वी हमारी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इस पृथ्वी जो है, इस पे जो कई सारे एस्टेरॉयड मेटेरियल्स आके गिरे, तो एक लोनार लेक तो है, कहते हैं ये भी किसी एस्टेरॉयड के गिरने से, उल्कापिंड के गिरने से ही बनी थी, जो कि काफी बड़ी झील है। तो सारी पृथ्वी पर इस तरह से नष्ट हो सकती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या है, आप आजकल देखा होगा जब से कोरोना आया तब से डेली कहीं कोई एस्टेरॉयड आ रहा है, कोई एस्टेरॉयड आ रहा है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है। लेकिन क्या होते हैं, ये जो मध्यमंडल है इसमें आके जल जाते हैं। और फिर हमने इन्हें देखा भी है कई बार, हम शाम के टाइम देखते हैं जो टूटता तारा होता है ना, वो इस मध्यमंडल में आने के बाद जो एस्टेरॉयड जल जाते हैं वही दिखाई देते हैं। इतनी स्पीड में आते हो कि इनमें आग लग जाती है, फिर पीछे पूछ सी बनती हुई दिखाई देती है, और हम सोचते हैं कि ये क्या है, टूटता हुआ तारा है। लेकिन एक्चुअल में ये टूटता हुआ तारा जैसा कुछ नहीं होता है। ये पुरानी कहानियों में बता दिया करते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एस्टेरॉयड होते हैं जो कि मध्यमंडल में आके क्या होते हैं, जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत बादल विहीन होती है? तो ये है समताप मंडल। इसमें बादल नहीं के बराबर पाए जाते हैं, और इसीलिए एरोप्लेन वगैरह के लिए क्या होती है, आदर्श परत मानी जाती है। इसमें हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। फिर है वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है, घटता जाता है। फिर है जल वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है, हम उसे क्या कहते हैं? तो जो लिक्विड फॉर्म में आती है वो तो वर्षा होती है ना, और जो ओले वगैरह होते हैं वो बर्फ के रूप में आते हैं। अब है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो लू से हमें याद है, जो स्थानीय पवनें होती हैं उन्हें लू कहते हैं, और व्यापारिक पवनें सबसे शुरुआत हुई थी, इनको कहते हैं स्थायी पवनें। ठीक है। और जो मानसून होती है वो होती है मौसमी पवनें। और पवन क्या होती है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब पवन है, पवन की क्षैतिज गति है, सूर्य से आने वाली ऊर्जा है। पवन क्या है? पवन है, इसमें इस ऑप्शन में क्या होना चाहिए, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, या फिर पवन की क्षैतिज गति, या ओजोन की परत? क्या समझ आ रहा है आपको? एक क्वेश्चन बताइए, नहीं तो फिर मैं बता ही देती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं इसमें से क्या ऑप्शन होगा। एक अभी मैं छोड़ रही हूँ, बाद में बताएंगे पवन क्या है, क्योंकि पवन की शुरुआत ही हुई थी पवन से, तो आपको पता होना चाहिए इसमें। अब इसमें नेक्स्ट कारण बताइए, ये क्वेश्चन है कि आधे दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? तो सीधी सी बात है, जो दिन आर्द्र होते हैं वो नमी से भरे हुए होते हैं, और कपड़ों के अंदर भी नमी है, तो नमी से नमी मिलेगी तो फिर कैसे सूखेंगे कपड़े? तो इसलिए सूखने में समय लेते हैं। फिर है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती जाती है, तो क्यों? इसलिए घटती जाती हूँ क्योंकि भूमध्य रेखा ये है और ये ध्रुव है। ध्रुव वैसे ही ठंडे हैं, ध्रुव में बर्फ जमी हुई है, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी के सेंटर भाग पे सबसे ज्यादा पड़ती है, यहाँ तक बहुत ही कम मात्रा में पड़ती है, और यहाँ जाके जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम पड़ेगी तो फिर उसमें आतपन भी कम ही होगा। यानी कि आतपन क्या होता है, आतपन से हमने समझा था, सूर्य के वो पृथ्वी के पास जो सूर्य की किरणें आती हैं उन्हें वो रोक लेती है, वो गर्मी है। तो इस कारण से आतपन की मात्रा ध्रुवों के पास क्या होती है, घटती जाती है। अब ये वर्ग पहेली है, वर्ग पहेली के लिए कोई सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, तो अभी इतना ही करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।